आज हम लोग शुरुआत करेंगे वेक्टर। और वेक्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ क्या होती है? फिजिक्स में हम लोग प्राकृतिक नियमों की व्याख्या करेंगे और उन प्राकृतिक नियमों की व्याख्या करने के लिए हमें जिन राशियों की आवश्यकता होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? भौतिक राशियाँ। जैसे कोई भी नियम है, जब उसको हम लोग पढ़ेंगे उसको समझने के लिए हमें कुछ राशियों की आवश्यकता होगी जिनको हम लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकेंगे। उन्हीं राशियों को हम लोग क्या कहेंगे? भौतिक राशियाँ। तो देखिए, जब भौतिक राशियों की हम लोग बात करेंगे तो भौतिक राशियाँ दो टाइप की होती हैं। एक आपका होता है अदिश राशियाँ और दूसरा होता है सदिश राशियाँ। तो देखिए, ध्यान दीजिए, एक आपका क्या होता है? अदिश राशियाँ और दूसरा क्या होता है? सदिश राशियाँ। आज का टॉपिक क्या है? वेक्टर। और वेक्टर में सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? भौतिक राशियाँ। और भौतिक राशियाँ कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं? एक आपका होता है अदिश राशियाँ और दूसरा होता है सदिश राशियाँ। तो इसी सदिश राशियों को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और ये है स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। और ये आपका है वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए, ध्यान दीजिए, तो अदिश राशियाँ क्या होती हैं और सदिश राशियाँ क्या होती हैं, एक एक करके हम लोग क्या करेंगे? इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात किया जाए अदिश राशियाँ। तो अदिश राशियाँ क्या होती है? देखिए भाई, ध्यान दीजिए, अदिश राशियाँ क्या होती है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे कैसे। स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशियों का मतलब क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। तो देखिए भाई, कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। मतलब जिनको समझाने के लिए, बताने के लिए या समझने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। और इनका जो जोड़ना घटाना होता है, गुणा करना होता है, जो सामान्य नियम होता है जोड़ने का, घटाने का, गुणा करने का, जो हम लोग पढ़ते आए हैं पिछले क्लासों में, उनके अनुसार, मतलब जिनका जोड़ना घटाना, गुणा करना, भाग करना, पिछले नियम मतलब जो सामान्य नियम हम लोग पढ़ के आए हैं उनके अनुसार होता है। ऐसी राशियाँ क्या होती हैं? अदिश राशियाँ। फिलहाल आप लोग यही कहोगे कि वे राशियाँ जिनको समझाने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसे क्या कहेंगे? अदिश राशियाँ। तो परिमाण क्या होता है? देखो भाई, ध्यान दो इधर। अगर हम लोग बात करें परिमाण की, तो परिमाण का मतलब होता है संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान गुणे मात्रक। इसको हम लोग कहेंगे शॉर्टकट में NU, न्यूमेरिकल वैल्यू, और U का मतलब क्या है? यूनिट। तो ये आपका क्या है? परिमाण, मैग्नीट्यूड। तो देखिए, ध्यान दीजिए, परिमाण का मतलब होता है संख्यात्मक मान और मात्रक का गुणनफल। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है, तो द्रव्यमान को हम लोग m से लिखते हैं, तो m बराबर 4 किलोग्राम। तो देखिए, ये वस्तु का जो द्रव्यमान है 4 किलोग्राम है, तो ये 4 किलोग्राम क्या है? परिमाण है। 4 किलोग्राम क्या है? परिमाण है। तो जो भौतिक राशियाँ केवल परिमाण से ही प्रदर्शित की जा सकती हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं जिनको व्यक्त करने के लिए, समझाने के लिए, समझने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अदिश राशियाँ कहेंगे। जैसे द्रव्यमान हो गया, जैसे क्या हो गया? आपका द्रव्यमान हो गया, चाल हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, वैद्युत धारा हो गया, इत्यादि। ये सब की सब क्या हैं? अदिश राशियाँ हैं। ठीक है, इनको हम लोग सामान्य नियमों से जोड़, घटा, गुणा, भाग कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए भाई, अगर हम लोग बात करें सदिश राशियों की, बात करें हम लोग सदिश राशियों की, तो ये सदिश राशियाँ क्या होती हैं? ध्यान दो भाई, आपका जो हमारा टॉपिक है सदिश राशियाँ, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये आपको कुछ नियम को बताएंगे
मतलब इसके जोड़ने घटाने के गुणा करने के कुछ नियम होंगे जो आपको ढंग से समझना होगा, तभी जा कर के फिजिक्स के बहुत सारे नियम को आप समझ पाएंगे और उस पे आधारित नियमों को मतलब उस पे आधारित सवाल को, मतलब जो नियम आप लोग पढ़ेंगे वेक्टर की सहायता से, जो नियम आपको बताया जाएगा यहाँ पे जोड़ने का, घटाने का, गुणा करने का, भाग करने का नियम बताया जाएगा वेक्टर का, ठीक है। उस नियम की सहायता से आप लोग कुछ नियम को समझेंगे फिजिक्स के और फिर उस पे आधारित सवाल आप लोग करेंगे। अगर आपको वेक्टर को जोड़ने का, घटाने का, गुणा करने का, भाग करने का नियम नहीं पता होगा तो आप फिजिक्स में बहुत सारे नियम को और बहुत सारे सवाल को नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो अब बताया जाएगा उसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले डिफिनीशन क्या होता है वेक्टर का, एक सदिश राशि का जो डिफिनीशन होगा क्या होगा, सदिश राशियाँ, वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता हो, मतलब जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको समझाने के लिए केवल परिमाण ही काफ़ी नहीं है बल्कि उसके साथ दिशा का होना आवश्यक है। जैसे बात किया जाए एक छोटे से एग्जाम्पल की, अगर मान लीजिए आपसे कोई पोजीशन पूछा जाए, मतलब किसी वस्तु का पोजीशन पूछा जाए या किसी स्थान का पोजीशन पूछा जाए किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में। जैसे अगर मैं बता दूं, मतलब कि कोई एग्जाम्पल बढ़िया से लिया जाए, जैसे मान लिया जाए कि आपसे पूछा जाए आपका स्कूल कहाँ है, तो आप बताओगे यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, ये बात पर्याप्त नहीं है आपको स्कूल तक पहुँचने के लिए, क्योंकि चाहे जिस दिशा में आप 4 किलोमीटर की दूरी पे जाओगे तो आपको स्कूल मिलेगा, भाई ऐसा सही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस बात को इस प्रकार बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारा स्कूल यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे है, पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, दाएं बाएं, ठीक है। कुछ ना कुछ दिशा आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि बिना दिशा बताए आपकी ये बात अधूरी है, मतलब आपके द्वारा जो कही गई बात है वो पूरी नहीं है। तो यहाँ पर परिमाण तो आप बता रहे हो 4 किलोमीटर, उसके साथ साथ आपको दिशा बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप किसी भी स्थान का अगर आप लोकेशन बता रहे हो, पोजीशन आप बता रहे हो, तो आप लोग वहाँ पे क्या करोगे, एक तो परिमाण बताओगे, उसके साथ साथ क्या बताओगे, दिशा बताओगे। दिशा नहीं बताओगे तो वो आपके द्वारा जो कही गई बात होगी वो अधूरी होगी और फिर वह व्यक्ति वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा जहाँ पहुँचना चाहता है। तो ऐसे बहुत सारी भौतिक राशियाँ हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। और फिर उसमें कुछ और आपको कहना है कि और साथ साथ वे वेक्टर नियमों का पालन करते हों, सदिश राशियों के नियमों का क्या करते हों, पालन करते हों। ध्यान देना भाई, 3 बात आपको ध्यान में रखना है, जिसमें परिमाण हो, जिसमें दिशा हो और वो सदिश नियमों का पालन करे। सदिश नियमों का क्या करे, कभी कभी क्या होता है कि कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जिसमें परिमाण होता है, दिशा होता है। जैसे वैद्युत धारा की बात किया जाए, वैद्युत धारा का जो परिमाण होता है और दिशा भी होता है, वैद्युत धारा का परिमाण भी होता है और क्या होता है, दिशा भी होता है। वैद्युत धारा आपका हमेशा प्लस से माइनस की ओर बहता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर आपका बहेगा। देखो उसमें दिशा भी होता है, परिमाण भी होता है, फिर भी वो एक अदिश राशि होता है। इसका रीज़न ये है कि वो वेक्टर के योग के नियम का पालन नहीं करता है, वेक्टर के योग के नियम का पालन नहीं करता है, इसीलिए वो आपका अदिश राशि है। वो क्या है, अदिश राशि है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई, ध्यान देना इस बात को। अगर आप लोग को बात ना समझ में आ रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को लिख करके बताइएगा ज़रूर, फिर आपको वो वीडियो के माध्यम से फिर से आपका क्लियर कर दिया जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, फिर से एक बार आप लोग डिफिनीशन को सुन लीजिए। आप लोग कहेंगे वे राशियाँ जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है और साथ ही वह सदिश नियम का पालन करता है, उसे हम लोग सदिश राशियाँ कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे बल हो गया, त्वरण हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया, भार हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया आदि। ये सब के सब क्या हैं,
सदिश राशियाँ, ये सब की सब क्या है? सदिश राशियाँ हैं। इनको जब भी व्यक्त किया जाएगा इसमें क्या होगा? परिमाण होगा और क्या होगा? दिशा होगा। ठीक। अब देखिए, ध्यान दीजिए भाई, अगर हम बात करें सदिश राशियों का ग्राफीय निरूपण, सदिश राशियों का ग्राफीय निरूपण, जो सदिश राशियों का निरूपण होता है, हम लोग सदिश राशियों को व्यक्त कैसे करते हैं ग्राफ पेपर पे, तो ध्यान देना, हम लोग एक एरो की सहायता से क्या करते हैं? सदिश राशि को व्यक्त करते हैं। ऐसे देखिए, एरो का जो लंबाई है, एरो का जो क्या है? लंबाई है, वो परिमाण देगा। एरो का लंबाई क्या देगा? परिमाण। और ये जो आपका हेड है, बाराग्र, ये हेड दिशा बताएगा। ये हेड क्या बताएगा? दिशा। तो ध्यान देना भाई कि हम लोग सदिश राशियों का जो निरूपण है वो एक एरो की सहायता से करेंगे, तीर की सहायता से। एरो का जो लेंथ होगा, लंबाई होगा, वो क्या बताएगा? परिमाण बताएगा। वेक्टर का क्या बताएगा? परिमाण। और ये आपका जो हेड होगा, हेड क्या बताएगा? दिशा बताएगा। हेड क्या बताएगा? दिशा। अब देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए 5 न्यूटन बल को ग्राफ पेपर पे प्रदर्शित कीजिए, ठीक है, मतलब कि आप कच्चा आरेख खींचिए भाई, यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं है, तो मतलब हमें 5 न्यूटन बल को क्या करना है? प्रदर्शित करना है। तो कैसे प्रदर्शित करेंगे? हाँ, दिशा भी आपको दिया गया होगा, 5 न्यूटन उत्तर की ओर, मान लो 5 न्यूटन उत्तर की ओर। तो हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग देखिए किताबों के हिसाब से जो उत्तर होता है ये ऊपर होता है, नॉर्थ, ये दक्षिण है, ये ईस्ट, ये पूरब है, और ये क्या है? पश्चिम, वेस्ट। तो देखिए, और ये डायरेक्शन आपका क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट। और ये क्या हो जाएगा? देखो 45 डिग्री पर होना चाहिए, 45 डिग्री पर। ऐसा नहीं कि कुछ भी एंगल हो तो आप लोग नॉर्थ ईस्ट कहोगे। और ये 45 एंगल पर है तो आपका ये क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। और ये आपका जो है ये डायरेक्शन हो जाएगा 45 डिग्री पर, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, और ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। तो देखिए, ध्यान दीजिए, और डायरेक्शन जैसे इस प्रकार कुछ दिया गया हो, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट, और ये आपका क्या है? साउथ, और ये क्या है? वेस्ट। अब जैसे मान लीजिए कोई डायरेक्शन ऐसे है, मतलब कोई भौतिक राशि है, सदिश राशि, जिसका दिशा इधर है, ये पूरब से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये दिशा आप लोग क्या बताएंगे? नॉर्थ ईस्ट? नहीं, नॉर्थ ईस्ट आपको नहीं बताना है, बल्कि क्या बताना है? पूरब से 30 डिग्री उत्तर की ओर। इसे क्या बताएंगे? पूरब से 30 डिग्री उत्तर की ओर। ठीक है, तो मतलब की दिशा के बारे में आपको बताया गया। और फिर उसके बाद सदिश राशियों का जो निरूपण होता है वो एक एरो की सहायता से होगा। इसकी लंबाई क्या देगा? परिमाण। और आपका जो एरो होगा, एरो का जो हेड होगा वो क्या देगा? दिशा देगा। अब देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपसे बताया था अभी, मतलब कि चर्चा किया था कि 5 न्यूटन बल उत्तर की ओर है, 5 न्यूटन बल उत्तर की ओर लगा है ना, उसको क्या करना है? प्रदर्शित करना है। तो कैसे प्रदर्शित करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पैमाना मानेंगे। जैसे मान लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन, मतलब कि अगर आप 1 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचोगे तो वो 1 न्यूटन को क्या करेगा? व्यक्त करेगा। तो 5 न्यूटन के लिए कितना लंबा रेखा खींचना पड़ेगा? 5 सेंटीमीटर। कोई आवश्यक नहीं है कि आप 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन मानो, हम कहते हैं 2 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन मान लो। तो 5 न्यूटन के लिए 10 सेंटीमीटर लंबा रेखा आपको खींचना पड़ेगा। आधा सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन मान लो, तो 2.5 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? 5 न्यूटन। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी लंबाई को कितना न्यूटन बल को, मतलब कितनी लंबाई को कितना न्यूटन बल मानेंगे। तो हमने क्या मान लिया? अगर मान लिया, ऐसे लिखना पड़ेगा, माना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन, तो आपका जो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा वो कितने को व्यक्त करेगा? 5 न्यूटन को। अब आपको करना क्या है? 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचना है और फिर क्या करना है? इसका एरो
का जो हेड है, इस एरो का जो क्या है हेड, उसको उत्तर की ओर करना है। तो ये आपका क्या कर रहा है 5 न्यूटन नॉर्थ, ये क्या कर रहा है 5 न्यूटन बल उत्तर की ओर जो है उसको व्यक्त कर रहा है। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, पैमाना मान लेते हैं और उसके बाद जो है जो उसका हेड होता है, हेड हमेशा उस दिशा में रखते हैं जिस दिशा में आपको उसे प्रदर्शित करना है। अब देखिए भाई, अब अगर हम लोग कुछ नोट पॉइंट देख लें। एक नोट पॉइंट की बात करें, देखिए पहला पॉइंट क्या है, अगर किसी वेक्टर को, जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, देखिए ध्यान दीजिए, जो वेक्टर को प्रतीक मतलब वेक्टर का जो प्रतीक होता है, जैसे कोई भौतिक राशि सदिश राशि है, कोई भौतिक राशि सदिश राशि है, तो जो सदिश राशियाँ होती है उसके ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं एरो। जैसे आपका जो देखिए ये ए एक भौतिक राशि है और ये कौन सी राशि है सदिश राशि। भौतिक राशियाँ 2 टाइप की होती है ना, सदिश राशि है, इसके ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे वेक्टर लगा देंगे, या फिर इसे हम लोग क्या करेंगे मोटे अक्षरों में लिखेंगे, मोटे अक्षरों में लिखेंगे। एक तरीका ये भी होता है वेक्टर क्वांटिटी को मतलब प्रतीक जो होता है मतलब कि इसे मोटे अक्षरों से लिख देंगे, या कैप लगा देंगे, कैप लगा देंगे। तो मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी को हमेशा या तो ऊपर एरो लगा देंगे, या तो मोटे अक्षर में लिखेंगे, या तो कैप लगा देंगे। इस प्रकार व्यक्त किया जाता है किसी वेक्टर को। जैसे मान लो ये कोई फिजिकल क्वांटिटी आपका है और ये फिजिकल क्वांटिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इस वेक्टर को हम इस दिए गए वेक्टर के समांतर शिफ्ट कर दें, मतलब विस्थापित कर दें, जैसे मान लो इसको हमने क्या किया, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। ध्यान देना है कि दिशा में चेंज नहीं आना चाहिए। मतलब इस वेक्टर को मैंने अगर यहाँ बना लिया, मतलब इसके समांतर ही क्या करना है आपको विस्थापित करना है, इसको शिफ्ट करना है। हम यहाँ बना लें तो किसी वेक्टर को अगर उसी के समांतर शिफ्ट कर दिया जाए तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मतलब कि कोई वेक्टर आप यहाँ पर बनाए हो तो उसका स्थान यही फिक्स रहेगा। अगर आवश्यकता लगे तो उसको यहाँ भी बना लो, लेकिन ध्यान रहे कि इस वेक्टर को जब आप विस्थापित करेंगे तो इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, अर्थात इसके समांतर ही आपको क्या करना है विस्थापित करना है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट आपका जो है कि किसी वेक्टर को अगर 360 डिग्री से क्या करो रोटेट कर दो, 360 डिग्री से क्या करो रोटेट कर दो, घुमा दो, तब भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपको मालूम है कि वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है परिमाण होता है और क्या होता है दिशा होता है। जब तक परिमाण व दिशा में से कुछ नहीं बदलेगा तब तक वह भौतिक राशि आपका अपरिवर्ती रहेगा। कहने का मतलब ये है आप इसे घुमा दोगे तो इसकी लंबाई पर कोई इफेक्ट आएगा नहीं और फिर डायरेक्शन आपका वही हो जाएगा 360 डिग्री घुमाने पर। तो ना तो इसका परिमाण बदला ना तो इसका दिशा बदला, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे किसी वेक्टर को अगर 360 डिग्री से घुमा दिया जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद देखिए भाई तीसरा पॉइंट आपका क्या है, दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए आपका वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें दोनों वेक्टरों का टेल मिलाना है, दोनों वेक्टरों का टेल क्या करना है मिलाना है। जैसे ये वेक्टर ए है वेक्टर बी है, तो हम अगर वेक्टर ए को यहाँ बना ले कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने बताया था किसी वेक्टर को आप उसके समांतर क्या कर सकते हो खिसका सकते हो, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमने वेक्टर ए को क्या किया यहाँ बना लिया और इस प्रकार बनाया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो टेल है वो आपस में मिल गया। तो दोनों वेक्टरों का जो टेल होगा आपस में क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे, मिला देंगे और फिर क्या करेंगे उनके बीच का जो छोटा वाला एंगल है ये वाला एंगल क्या करेंगे मापेंगे, ये वाला एंगल, यही वाला एंगल हम लोग हमेशा मानेंगे दो वेक्टरों के बीच का एंगल, छोटा वाला एंगल, ये वाला एंगल नहीं, जो हमेशा क्या मिलेगा छोटा वाला एंगल मिलेगा, उसी वाले एंगल को क्या मानेंगे दो वेक्टरों के बीच का एंगल मानेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इस पर एक एग्जाम्पल लिख लिया जाए।
ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ये एक्स डैश और ये क्या मान लिया जाए, वाई डैश। अब जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वाई अक्ष से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, और मान लीजिए ये वेक्टर बी है, ये इधर से बना रहा है मान लो कि 40 डिग्री का एंगल। एक्स अक्ष मतलब ऋण एक्स अक्ष की दिशा से 40 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अगर मैं पूछूं वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण, वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण, देखिए ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना, यहाँ पर देखना है, यहाँ पर वेक्टर ए का और वेक्टर बी का क्या मिला है, टेल नहीं, एक का हेड और एक का टेल मिला है। वेक्टर ए का टेल यहाँ पे है और वेक्टर बी का यहाँ पे हेड है। तो हमने क्या बताया था, पहले तो आपको दोनों का टेल आपको मिला देना है, पहले वेक्टर ए वेक्टर बी का क्या करना है, टेल मिला देना है, और फिर उसके बीच का जो छोटा वाला एंगल है, तो मैं अगर वेक्टर बी को क्या करूँ, शिफ्ट कर दूँ, ऐसे शिफ्ट कर दिया, ऐसे मैंने क्या किया, शिफ्ट कर दिया। मैं वेक्टर बी को मतलब पहले यहाँ था, अब इसको क्या किया, यहाँ बना लिया, क्योंकि उसके समांतर आप शिफ्ट कर सकते हो ना, यहाँ पे। तो अगर बताओ भाई ये एंगल 40 है, तो ये एंगल क्या होगा, 40 होगा, अरे 40 होगा कि नहीं होगा भाई, और ये एंगल 45 है, तो ये एंगल क्या होगा, 45 होगा। अब देखो वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का जो छोटा एंगल है कितना होगा, 45 कितना हो जाएगा, 85 डिग्री। तो मतलब कि दो वेक्टर के बीच का जो छोटा वाला एंगल है, लेकिन कब, जब उनका दोनों का मतलब उन दोनों का टेल क्या हो, आपस में मिला हो, दोनों का टेल क्या हो, आपस में मिला हो, फिर उनके बीच का छोटा वाला एंगल हमें लेना है। तो जो छोटा वाला एंगल होगा वही क्या होगा, दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल होगा। ठीक, तो हमने क्या बताया आपको, ये बता दिया किसी वेक्टर को उसी के समांतर आप खिसका सकते हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी वेक्टर को 360 डिग्री से घुमा दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, दोनों वेक्टर का टेल क्या करोगे, आपस में मिलाओगे, और फिर उनके बीच का जो छोटा वाला एंगल है उसे आप ले लोगे, तो वही छोटा वाला एंगल क्या होगा, उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिए, अब देखिए भाई ध्यान दो इधर, अगर हम लोग बात करें समांतर सदिश की, तो समांतर सदिश क्या होगा, देखो ये वेक्टर है, ये वेक्टर बी समांतर सदिश कहलाएंगे। मतलब जब दोनों का दिशा क्या होगा, समान होगा, दोनों का दिशा क्या होगा, समान, इसे हम लोग क्या कहेंगे, समांतर सदिश कहेंगे। जब दो वेक्टरों का दिशा क्या होगा, समान होगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, समांतर सदिश। अब फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें समान सदिश या बराबर सदिश, समान सदिश या बराबर सदिश की बात करें हम लोग, बराबर सदिश इक्वल वेक्टर मतलब, या समान सदिश इसको हम लोग कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, दोनों वेक्टर का जो परिमाण होगा और दिशा दोनों समान होना चाहिए, परिमाण और दिशा क्या होना चाहिए, समान। मतलब वेक्टर ए बराबर क्या होगा, वेक्टर बी, परिमाण भी समान है और दिशा भी क्या है, समान है, परिमाण और दिशा क्या है, समान है। तो मतलब ध्यान देना है कि जब दो वेक्टर का परिमाण और दिशा समान होगा तो उन दोनों वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, समान सदिश कहेंगे। अब आप कह सकते हो कि ये दोनों वेक्टर एक ही भौतिक राशि को व्यक्त करेंगे, ऐसा नहीं कि ये वेग को व्यक्त करेगा और ये बल को, अगर ये वेग है तो ये भी वेग होगा, क्योंकि बराबर आप लिखे हो, बराबर तभी लिख सकते हो जब परिमाण और दिशा क्या हो, समान हो। तो दो वेक्टर अगर समान दिशा में होंगे, दोनों का परिमाण समान होगा, तो इसे क्या कहेंगे, बराबर सदिश कहेंगे या समान सदिश कहेंगे। अब देखो भाई विपरीत सदिश की बात किया जाए, विपरीत सदिश, तो देखिए परिमाण क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन दिशा क्या होगा, विपरीत। देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण क्या है, समान है, लेकिन दिशा क्या है, विपरीत।
एक का दिशा इधर है, एक का दिशा इधर है। परिमाण आपका लंबाई बराबर है, लंबाई में क्या है बराबर, लंबाई किसको व्यक्त करेगा, परिमाण को, और आपका ये जो हेड है किसको व्यक्त करेगा, दिशा को। आप देख रहे हैं कि मतलब कि इसका दिशा इधर है, इसका दिशा इधर है, तो दोनों का दिशा क्या है, विपरीत है, लेकिन परिमाण क्या है, बराबर है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, विपरीत सदिश। क्या कहेंगे, मतलब ए बी का विपरीत सदिश है या बी ए का विपरीत सदिश है। और हम लोग इसको इस प्रकार लिखेंगे, वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी। इसके कहने का मतलब ये है, माइनस साइन आपका ये बता रहा है कि वेक्टर ए का दिशा बी के विपरीत है या वेक्टर बी का दिशा ए के विपरीत है। तो ध्यान दीजिए भाई, आपका बराबर सदिश हो गया, विपरीत सदिश हो गया, समांतर सदिश हो गया। अब आगे अगर हम लोग बात करें, देखिए शून्य सदिश की बात करें, अगर हम लोग शून्य सदिश की बात करें अगर हम लोग, तो देखिए शून्य सदिश क्या होता है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो। ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो। ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो। शून्य सदिश कहलाता है, जीरो वेक्टर सदिश कहलाता है। देखिए आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे, शून्य सदिश का क्या महत्व है, शून्य सदिश कहाँ पढ़ने को मिलेगा। तो हम लोग इसको आगे एक एग्जाम्पल की सहायता से, दो एग्जाम्पल की सहायता से देखेंगे, जब आपका रिजल्टेंट वेक्टर जीरो वेक्टर आएगा, ठीक है, तो वहाँ आपको समझ में आएगा जीरो वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड आपका शून्य कैसे होता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए और आगे बात किया जाए समतलीय सदिश। समतलीय सदिश, तो देखिए ध्यान दीजिए, तो समतलीय सदिश क्या होता है, तीन अथवा तीन से अधिक। देखिए दो सदिश अगर होंगे तो हमेशा एक ही प्लेन में होंगे। आपको मालूम है, जैसे आपका जो ये खाली स्थान है, ये जो आपका खाली स्थान है यहाँ पर, इसकी तीन विमाएँ होती हैं, जिसको हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो दो सदिश जब होगा तो वो हमेशा एक ही तल में होगा, चाहे एक्स वाई प्लेन में होगा, ठीक है, चाहे वाई जेड प्लेन में होगा, चाहे वाई मतलब जेड एक्स प्लेन में होगा। तो मतलब आपका जो दो सदिश होगा, जो क्या होगा, दो सदिश होगा, हम लोग हमेशा उसको एक ही प्लेन में मान सकते हैं और मानते भी हैं, होता भी है, ठीक है। लेकिन जब दो से अधिक सदिश होंगे, तीन होंगे या तीन से अधिक सदिश होंगे, तो वे समतलीय सदिश तभी कहलाएंगे जब वे सब के सब एक ही प्लेन में हों। वे सब के सब क्या हों, एक ही प्लेन में हों, मतलब एक ही तल में हों, मतलब तीन अथवा तीन से अधिक सदिश जब एक ही तल में होते हैं तो वे समतलीय सदिश कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए भाई आगे अगर बात किया जाए एकांक सदिश का, अगर आगे बात किया जाए एकांक सदिश, तो देखिए एकांक सदिश क्या होता है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए ये जो भी आपको बताया जा रहा है, मतलब कि जो भी आपको बताया गया, समांतर, समान, विपरीत, शून्य सदिश, समतलीय सदिश, जब आपका ये नाम लिया जाएगा इन सब का, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके बारे में क्या बताया गया था, तब जा कर के आप लोग जो इस पर आधारित सवाल होंगे आप उसको समझ पाएंगे और फिर उसको लगा पाएंगे। अब देखिए अगर आगे बात किया जाए, जो एकांक सदिश है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपके लिए
इतना इम्पोर्टेंट है कि बार बार आपको मिलेगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल को हम लोग इसी की सहायता से करेंगे जब आसान हो जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश, एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, जिसका परिमाण एक होता है, एकांक सदिश कहलाता है, एकांक सदिश कहलाता है। ठीक। और ध्यान देना है, ये जो आपका सदिश होता है एकांक सदिश, ये दिशा को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, दिशा को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जो आपका एकांक सदिश है हमेशा क्या बताएगा, दिशा, किसी न किसी सदिश का क्या बताएगा, दिशा। मतलब जो इसके दिशा में होगा, जो सदिश इसके दिशा में होगा उसका दिशा बताएगा। और एकांक सदिश का जो फार्मूला है वो ये है, जैसे किसी वेक्टर में, जैसे कोई वेक्टर आपका ए है, अगर इसमें इसी के परिमाण से भाग दोगे, देखो ध्यान दो, जब हम लोग मॉड ऑफ लगा देंगे, ये मॉड लगा देंगे ना, मॉड, इसका मतलब है वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर ए में वेक्टर ए के परिमाण से भाग दोगे तो आपको एक नया सदिश मिलेगा जिसका परिमाण होगा एक, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एकांक सदिश। और हमेशा एकांक सदिश को देखो कैप लगा के हम लोग निरूपित करेंगे, आवश्यक नहीं है, वेक्टर भी लगाया जा सकता है, एरो भी, लेकिन हम लोग सुविधा के लिए क्या लगाएंगे, कैप लगाएंगे। ठीक। तो एकांक सदिश का फार्मूला आ गया, किसी वेक्टर में उसी के परिमाण से भाग देंगे तो आपका एक नया सदिश मिलेगा जिसकी दिशा वही होगी जो इसका है, इसका, और परिमाण आपका एक हो जाएगा, परिमाण क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो ऐसे सदिश को हम लोग क्या कहेंगे, इकाई सदिश। ठीक। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक है, इसके आगे हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, तो इसको आप लोग एक बार बढ़िया से पढ़िए और फिर जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।